जब जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया लेकिन दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मार पा रहा था, तो अलाउद्दीन ने इसकी हेल्प करी, अपनी अद्वितीय बहादुरी का प्रदर्शन करके जो भी विद्रोही थे उनको मार काट करके इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। मतलब उस समय दिल्ली की सत्ता दिल्ली के अंदर बने हुए बलबन दुर्ग से चलती थी। कौन से दुर्ग से चलती थी? बलबन दुर्ग से चलती थी। तो इसको बलबन दुर्ग तक पहुंचा दिया। बलबन दुर्ग पहुंचने के बाद में इसने सत्ता संचालन किया और दिल्ली जो अब तक कई महीनों से आग में जल रही थी, मतलब आपस में लड़ाइयां चल रही थी दिल्ली के अंदर, वहां पर उदारवादी शासन लागू किया। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को अपने पंथ धर्म अलग अलग तरीके से अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने की छूट है और इस बात पर कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता, ये इसने कानून बना दिया। ठीक है भाई। इसके बाद इसने अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई 70 साल की उम्र है तो तुम सोचो कि मैं बुढ़ा हूं और कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसी बात नहीं है, देखो मैं तुमको कुछ करके बताता हूं। तो इसने क्या हुआ 1290-91 में राजस्थान, देखो ये रही दिल्ली और ये मैंने बनाया है आर फॉर रणथंभौर। ओके, तो रणथंभौर के राजा का नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान इस पर आक्रमण कर दिया भाई। हमीर देव चौहान राजपूतों में उस दौर के हिसाब से सबसे पावरफुल शासक था। या सीधी सीधी भाषा सुन लीजिए कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वंशज था। इसे इस बात का अच्छी तरीके से ज्ञान था कि मेरे पूर्वज इस देश के अंदर क्या थे और अपनी बेवकूफियों की वजह से क्या हो गए। तो ये वापस पृथ्वीराज चौहान जैसा बनने का प्रयास कर रहा था। उन्हीं प्रयासों के दौरान इसकी जलालुद्दीन खिलजी से भिड़ंत हुई और 1290-91 में इसने जलालुद्दीन को परास्त कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर से परास्त होकर भागा ये कहकर कि मैं रणथंभौर जैसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और इसके बाद इसने 1292 में भी रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया लेकिन दोनों बार इसको हार मिली। ठीक है। 1292 में इसने जालौर पर भी हमला किया कि अगर कोई शक्तिशाली राजपूत राजा को मैं नहीं हरा सकता तो छोटे मोटे राजपूत राजा को तो हरा करके अपनी योग्यता साबित कर सकता हूं। लेकिन इसकी किस्मत फूटी हुई थी। जालौर के सेनापति का नाम था कानड़ देव चौहान और वो भी हमीर देव चौहान जैसा ही था भाई, और उसने भी इसको लुढ़का दिया। यानी ये अपने कार्यकाल में खुद नेतृत्व करने वाली सेना में युद्ध में कभी नहीं जीता। और उधर अलाउद्दीन खिलजी इसकी पहली विजय के ये दिल्ली तक अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को पहुंचा देता है। ठीक है भाई। ओए क्या हो रहा है? बैठना है क्या? क्या क्लास करके वो तो वीडियो में बात करा देंगे। शांत बैठो। हो गया? अब शांति रखो, कोई बताएगा। हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ। दूसरी बात, राज्याभिषेक के बाद दिल्ली तक पहुंचाने में जलालुद्दीन की चाचा की इसने भरपूर सहायता करी, पहुंचा दिया, सत्ता भी संचालित करवाने का माहौल बनवा दिया। लेकिन इसी समय मंगोलों के आक्रमण हो गए। मैंने आपको चंगेज खान मंगोल के बारे में बता दिया था। 42 साल की आयु अधिकांश लोग इस समय पर अपनी जिंदगी में जो संघर्ष स्ट्रगल वाली जो लाइफ होती है उससे सरेंडर कर जाते हैं। 42 साल की आयु काफी ज्यादा हो जाती है भाई। लेकिन चंगेज खान मंगोल ने 42 साल की आयु में अपने जीवन का संघर्ष प्रारंभ किया था और 62 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। इन 20 सालों में उसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा कर लिया था। वो तो हमारे इंडिया के भी उसने फिल्टर लेने का सिस्टम बना दिया था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा हुआ था जिसने भेंट उपार और हाथ जोड़ करके चंगेज खान मंगोल को बैक रिटर्न कर दिया भाई, वापस भेज दिया था उसको। क्या बहादुरी दिखाई। इसलिए चंगेज खान मंगोल के हमले से भारत बच गया, नहीं तो आज हमारी भी शक्ल और सूरतें चाइनीज जैसे लोग से यही बोले होते ठीक है। मतलब तालियां हाँ भाई। अब देखिए होता क्या है ऐसी परिस्थितियों में मंगोल लौट गया, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि जिस देश से हम लौटे हैं छुट्टी पर सामान लेकर, उनके हिसाब से तो बहुत था, यहाँ के हिसाब से वो कुछ भी नहीं था। तब मंगोलों को ये पता लग गया कि कैसे भी करके हमको भारत को जीतना है। तो ऐसी परिस्थितियों में माना जाता है कि मंगोल इसके समय पर दोबारा लौटकर आए और भाई भीषण हमले बलबन के समय पर भी किए और इसके समय पर भी किए। जलालुद्दीन खुद युद्ध में नहीं जा सकता था ना, क्योंकि ये कभी जीता ही नहीं था। और दूसरी बात, उम्र भी बढ़ती आ रही 70 से 72 हो गई थी, तो इसलिए कभी भी अब ये स्वयं नेतृत्व नहीं कर सकता, सेनाओं को भेजता था।
अब सेना उतना डेडिकेशन से, उतनी हिम्मत से लड़ नहीं पाती थी, नतीजतन या तो सेना हारती थी या मारी जाती थी। और एटलीस्ट जब मंगोल दिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए तब इनके पास कोई चारा था ही नहीं अंतिम दौर का युद्ध करने के अलावा। इसलिए अब इसने अपने सेनापतियों की पूरी की पूरी मीटिंग ली कि भाई है हम में से कोई ऐसा जो इन कमबख्त मंगोलों को परास्त कर सके। सबके हाथ नीचे, सबके सर नीचे, लेकिन एक ही हाथ ऊपर उठा जिसका नाम था अलाउद्दीन ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं जाऊंगा और मंगोलों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। और वैसे तो इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, अरे मंगोल कर रहा है जो मैंने बोला था ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुझे, भाई तू ही बोला है। दोबारा तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा तू क्लास में नहीं आ पाएगा। हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी परिस्थितियों में ये जो मंगोल हैं, एटलीस्ट 1292 ईस्वी की बात थी, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को परास्त कर दिया। मैंने बताया था मुख्य मंगोल नेता का सिर काट कर लाया था, हजारों मंगोलों की हत्याएं कर दी गई थी, लेकिन 40,000 मंगोलों को ये बंदी बनाकर लाया था। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जितने हजारों की हजारों मंगोल मारे थे उन सबके सिर कटवाकर बोरे में भरवा कर लाया था भाई, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के सामने पेश किए कि भाई जिन मंगोलों से पूरा हिंदुस्तान खौफ खा रहा था, ये लोग मंगोल तुम्हारे सामने खड़े, मारना है तो मार दो, जो करना है वो करो। और जितने लोगों को आप मार सकते थे यानी मार दिया, उनके कटे हुए सिर भी लेकर के आ रहा हूं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने घोषणा करी थी कि जो दिल्ली का किला था, बलवंता किला, उस किले का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया जाए और किले की दीवारों के जो नींव है उस नींव के नीचे इन मंगोलों के सिर लगवा दिए जाएं। क्लियर लिखा हुआ हिस्ट्री में, क्लियर। आज भी दिल्ली के अंदर पुराना किला जिसको कहते हैं वो किला ही बलवंता किला था कि नींव को खोदा जाए तो आज भी उसमें से ह्यूमन हेड निकलेंगे भाई, मानवों के सिरों की कंकाल निकलेंगे भाई, जो इसी में दबा है, आज भी निकलेंगे भाई, पक्का है। अब देखिए होता क्या है ऐसी परिस्थितियों में कि जो चंगेज मतलब ये जो मंगोल थे एटलीस्ट ये हार गए और अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जलालुद्दीन खिलजी के प्रभाव से इनको मुस्लिम बना दिया और इनके लिए दिल्ली में एक अलग नगर बसाया गया, दिल्ली के आउटर में। कौन सा? मंगोलपुरी के नाम से एक नगर बसाया गया और इन सबको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा के दिल्ली सल्तनत की सेना में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन की डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी कि अगर अब हिंदू राजा के खिलाफ मुसलमानों को हिंदुस्तान में कोई जीत दिला सकता है तो वो अलाउद्दीन ही है। तो अलाउद्दीन की बढ़ती हुई डिमांड को देख करके इसको बाहर भेज दिया गया उत्तर प्रदेश के कारा। और अलाउद्दीन जो था इसने अपने चाचा की लड़की चिमना से शादी करने का पेशकश करी थी, प्रपोजल जिसको कहते हैं आज की तारीख में इसमें। और इसके लिए इसने मतलब ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी अलाउद्दीन से हो ऐसे करके, तो अलाउद्दीन को मारना चाहता था भाई। और ऐसी सिचुएशन क्लियर दिखने लग गई थी कि अलाउद्दीन सत्ता पर कब्जा कर सकता है क्योंकि ना तो ये योग्य ना इसके स्वयं के बेटे योग्य। और अलाउद्दीन एक के बाद एक जीत दर्ज करके और जनता की नजरों में हीरो बनता जा रहा है। जहां इसको मरने के लिए भेजते हैं वहीं ये जीत करके आता है। तो ऐसी परिस्थिति में अलाउद्दीन को बहुत करोड़ मिल रहा था इंसानों के माध्यम से, तो इसको भेज दिया गया अरब अफ्रीका के रेगिस्तानों में शुतुरमुर्ग का पंख लाने। लेकिन भाई पूरी उम्मीद थी शुतुरमुर्ग की फौज इनको मार देगी, लेकिन वहां भी शुतुरमुर्ग को जिंदा पकड़ के लाया दिल्ली के अंदर। तो ऐसी पद्धति पर तो इसकी बहादुरी का डंका बज गया। और ऐसी परिस्थितियों में जब ये कारा पहुंचा तो अपनी मर्जी से ही इसने देवगिरी, देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको देवगिरी, ये देवगिरी महाराष्ट्र में भाई। और देवगिरी को आज की तारीख में दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। इसका नाम परिवर्तन कर दिया था अगले दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है भाई। जहां इनका कब्जा रहा है वहां इन्होंने नाम बदला है। और अगर किसी चीज का नाम बदला गया है तो उसके नाम का पुनर्स्थापन दोबारा होना चाहिए, ठीक है भाई, होना चाहिए। अगर फिरोजाबाद कन्नौज था तो उसका नाम फिर से कन्नौज होना चाहिए। अगर हैदराबाद भाग्यनगर था तो उसके बाद फिर से नाम भाग्यनगर ही होना चाहिए। ये मूल धरातल की जो मामले हैं वो सबसे सामने रखे जाने चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई, दुनिया में कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता। अब होना क्या है ऐसी परिस्थितियों में कि जो कारा पहुंचा तो कारा जाकर के इसने अपने ही मन से, जबकि इसे जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन लेनी थी क्योंकि ये दिल्ली का सुल्तान है, ये तो महज गुलाम है, ठीक है, लेकिन परमिशन लेनी थी, हमला करने से पहले नहीं ली, देवगिरी पर हमला कर दिया। देवगिरी के राजा का नाम है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव हार गया, इसके बेटे का नाम है सिंघम देव, जिसे दक्षिण भारत का महाराणा प्रताप बोलते हैं भाई।
इसने अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी कर ली और अलाउद्दीन खिलजी को इसने परास्त भी कर दिया था भाई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दोहरी फौज भेज दी और धोखे से फंसा करके सिंघम देव को मार दिया गया। सिंघम देव के मरने के बाद में फिर कोई उम्मीद नहीं थी युद्ध में वापसी की, इसलिए रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का पूरा खजाना प्लस देवगिरी की राजकुमारी इन दोनों को ढाके ले आया। अलाउद्दीन का मुख्य टारगेट रहता था राजा की मां, बहन, बेटी, पत्नी कोई भी हाथ में आ जाए सबसे पहले वो खजाना प्राइमरी ये है भाई। इसके बाद में होता क्या है कि ये कारा लेकर आ रहे चिंतामन तो नंबर 7 आएगा, आज ये उठा रहा कल इसकी भी कोई उठाएगा। अब होना क्या है ऐसी परिस्थितियों में अलाउद्दीन खिलजी कारा ले आया, इतना बड़ा खजाना और वहां की राजकुमारी दोनों को लेकर के आ गया। ये तो केवल बताया जा रहा है जो इतिहास में लिख गया है, और जो इतिहास में नहीं लिख पाया वो तो बहुत ज्यादा होगा भाई। ये कोई एक राजकुमारी को उठाकर नहीं लाया होगा, फैमिली की सारी महिलाओं को उठाकर लाया। ये और भी कई सारी औरतों को दास दासी बना करके लेकर आया होगा, जनता को भी लूटा होगा, मूर्ति भी लेकर के आया होगा अपने साथ में तोड़ करके, क्योंकि सोने चांदी की मूर्तियां उस दौर में प्रमुख रूप से हुआ करती थी और भी बहुत कुछ। तो जब इतना बड़ा खजाना इसके पास रहेगा तो जिसके पास पैसा होता है वो सत्ता की दावेदारी ऑटोमेटिक पेश कर देता है। आज तुम भी अरबपति होते तो कंपटीशन क्लास में नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं दुपट्टा डाल करके केसरिया और तुम भी एमएलए एमपी चुनाव के लिए सीना तान रहे होते, है क्या नहीं भाई? नो सर, पक्की बात है ये। और मुझे पक्का पता है कि आने वाले दौर में तुम जो तरक्की हासिल करने वाले हो उसके बाद में तुम लोगों को सबको नहीं तो कुछ को संसद भवन में जरूर देख पाऊंगा भाई, ठीक है? और कम से कम तुम में से कोई पहुंच जाए संसद भवन में तो भरतपुर की इतनी तो इज्जत जरूर रखना कि संसद में बोलने की हिम्मत कर सके भाई। भरतपुर का कोई सांसद अब तक ऐसा नहीं बना जो संसद भवन में बोल पाए। एक चिट्ठी सी रह जाती है, कोई बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है कि हमारे सांसद तो बोलता ही नहीं है, कोई चिट्ठी सी रह जाते हैं। माननीय महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में पेयजल समस्या बहुत ज्यादा है, मेरी बात सुनिए माननीय महोदय, इसका कोई उपाय करने का प्रयास करें। धन्यवाद। माननीय महोदय प्लीज। कोई डाकू बैठे रहे हो ना, बोलना नहीं आता भाई, चाहे कोई भी हो, जो भी सांसद बने हैं संसद भवन में कभी आपने हमारे सांसद को बोल के देखा है? कभी नहीं देखा होगा भाई। चिट्ठी से ले जाते बहुत दबाव बन जाता है ना कि बोलते ही नहीं है, तब चिट्ठी से ले जाते पता भी नहीं पड़ेगा कोर्ट वाले। अच्छा आगे होता क्या भाई और बहनों, मैंने आपको बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है एटलीस्ट इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सबको संपत्ति जो भी लूट करके लाया, जलालुद्दीन इससे रिकवर करने को आया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बिना पूछे हमला वो लूट करके लाया है, तू वो भी नहीं दे रहा है हमारे लिए, इससे हिसाब किताब करने आया और अलाउद्दीन ने इसी का हिसाब किताब कर दिया। उत्तर प्रदेश के कारा में जलालुद्दीन खिलजी की यमुना नदी के किनारे इसने हत्या कर दी। और इस तरीके से क्या होता है, सत्ता का अधिकारी बन गया अलाउद्दीन। जनता और सेना तो वैसे भी यही चाहती थी, जलालुद्दीन मर गया 76 साल की आयु में, 76 ईयर ओल्ड जलालुद्दीन मर गया और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कोई विरोध नहीं हुआ और वैसे अलाउद्दीन के आगे किसी के विरोध करने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि तो जो विरोध करता ना तो ये हमारे यहाँ की पुलिस की तरह नहीं है जो अपराध करते हैं 20,000 लोग और गिरफ्तारी करते 300 की। 20,000 लोगों ने अपराध किया, गोलीबारी करी, पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, जिंदा लोगों में आग लगाई, 20,000 लोगों ने, और गिरफ्तारी कितनी 300 लोगों की। और फिर पुलिस हमारी कॉलर तान के घूमती है भाई। तो पुलिस केवल कमजोरों पर हुकूमत डालने के लिए बनी हुई है। पुलिस आम लोगों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आने वाले दौर में हम ही लोगों को पुलिस की रक्षा करनी पड़ेगी। सही बात है, वाले बच पाएंगे भाई। पुलिस वाली की कमजोर लोगों पर अपना कानून थोपना जानते हैं, शक्तिशालियों के सामने वर्दी कहां झुक जाती है पता नहीं चलती भाई। और इनके आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस वगैरह रैंक के ऑफिसर्स भी हाथ जोड़ते हुए कि हम भाईचारे की गुहार लगा रहे हैं और तुम चुपचाप लौट जाओ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से गिड़गड़ाते हुए मिलते हैं। तो जहाँ कानून गिड़गड़ा रहा हो, कानून रहम की भीख मांग रहा हो खुद, तो वहाँ कानून सुरक्षा करने का आम आदमी की ये सोचना भी भाई बहुत बड़ा गुनाह है। आपको पक्का पता है कि आने वाले दौर में हमें पुलिस की रक्षा करनी पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी बन गया भाई दिल्ली का सुल्तान। और देखिए भाई, सत्ता का सीधा संबंध संघर्ष और हिंसा से है। आज अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर इसलिए नहीं कहा जाता
कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, इसलिए कहा जाता है ये एक फैक्टर होता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी किसी देश महाशक्ति बनने के लिए। लेकिन अमेरिका ने जितने भी देश दबंगाई में रहते थे उन सब की हेबी निकाल दी, चाहे वो इराक का सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो मिस्र का होस्नी मुबारक हो, ये सब ऐसे थे कि अमेरिका पर उल्टे पड़ जाते थे भाई। लेकिन जब तक अमेरिका एक ह्यूमन नेचर से या उसके फायदे से सहन करता रहा, उसके बाद चाहे कर्नल गद्दाफी हो लीबिया वाला, होस्नी मुबारक हो मिस्र वाला, सद्दाम हुसैन हो इराक वाला, इन सबको उखाड़ दिया, इनके देश के अंदर घुस के भाई। तो सत्ता बगैर हिंसा के नहीं चल सकती, और जो बगैर हिंसा के सत्ता को चलाने की कोशिश करेगा उसकी सत्ता चल नहीं पाएगी। ये एक पॉलिटिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है भाई, ये इसमें मेरा इसमें कुछ भी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जैसे दिल्ली का सुल्तान बना, अपने ससुर बोल दो, चाहे चाचा बोल दो, चाहे पूर्व सुल्तान बोल दो, का सिर काटकर किसी की बेटी यानी कि खुद की पत्नी चिमना बेगम के पास ले गया, भाले पर लगा के, ये देख तेरे बाप का सिर, और अब दिल्ली का सुल्तान में पापा कहाँ रह गए वो तो। ठीक है भाई, अरे मतलब ये बोलती निकल जाए, किसी की बोलती निकली, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है परिवर्तन संसार का जो नियम है, तो कभी ये था अब ये है सुल्तान, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं भाई, तो सब कुछ मामले चलते रहे। लेकिन अलाउद्दीन यार ना, जब वो छोटा बच्चा था, जब वो दास था, जब वो गुलाम था, तब उसने सपना देखा था कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूंगा, कोई संभावना ही नहीं थी भाई, लेकिन मेहनत करी, संघर्ष किया, अपनी जान को बिल्कुल खत्म होने वाले जोखिम में डाल दिया, और इसके बाद जब निकल करके वो सामने आया, तो सामने है अब दिल्ली का सुल्तान, नाम है अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्टकट में एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई, अब देखो उसने क्या क्या कानून बनाए, देखना भाई, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा अलाउद्दीन। सबसे पहले तो इसने क्या किया, उपाधि ली खलीफा का नायब। खलीफा कौन सी उपाधि ली, खलीफा का नायब, मतलब खलीफा का मतलब होता है मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु, नायब का मतलब उत्तराधिकारी जिम्मेदार, मतलब मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भाई। एक तरीके से मुस्लिम धर्म को पूरी तरीके से स्थापित करवा देना अपनी जिम्मेदारी इसने मानी और भारत के लिए। दूसरा, इसने सुल्तान की उपाधि ली, तो सुल्तान की उपाधि हो गई। तीसरा, इसने उपाधि ली सुल्तान ए हिंद, हिंदुस्तान का सुल्तान, दिल्ली का नहीं, अब पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान। और चौथी उपाधि ली किसने, सिकंदर ए सानी, ये उपाधि किसने सर कहाँ से ली, सिकंदर ए सानी। इसका मतलब है सिकंदर के जैसा या दुनिया का दूसरा सिकंदर। और सिकंदर तो अब आप लोग पहचान के होंगे ना, जो नए आए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन अलेक्जेंडर भाई वर्ल्ड सुपर पावर, मैंने आपको मौर्य वंश से पहले बताया था कि कैसे पूरी दुनिया को सिकंदर ने रौंद कर रख दिया था। हालांकि भारत में तो उसको नेगेटिविटी मिली थी, भारत में तो वो उतना सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी विश्व विजय का प्रतीक बनकर रह गया भाई सिकंदर। और आज भी लोग विजेताओं को सिकंदर के नाम से संबोधित करते हैं, जो जीता वही सिकंदर, इस फॉर्मूले के आधार पर। भैया इसने सिकंदर ए सानी, सिकंदर के जैसा या दुनिया का दूसरा सिकंदर, ये उपाधि दी भाई किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ ही अब इसका टारगेट बन गया दिल्ली या आसपास का एरिया नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो आपको सामने वहां पर दिखाई दे रहा है। और इसके लिए इसने 4.75 लाख की स्थायी सेना